हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज कुछ प्रश्न करते हैं। ये अलग अलग यूनिट से कवर अप है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो देखिए, आपने पर्सनैलिटी पढ़ी। पर्सनैलिटी के अंदर हमने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी थी। दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है प्रोजेक्टिव, एक होती है नॉन प्रोजेक्टिव, यानी कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हैं टैट, कैट, रोसाट, इंक ब्लॉट टेस्ट, साथ ही साथ केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन मेथड, और आप पढ़ते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण, आप इसे कह सकते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, व्यक्तिगत अध्ययन। ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। प्ले टेक्निक, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और केस स्टडी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा केस स्टडी। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर को एक तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है ये प्रश्न। जैसे हमारे पास है, जैसे केस स्टडी मेथड है। ठीक है, केस स्टडी मेथड किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो केस स्टडी मेथड है, इसको अगर आप वैसे देखें तो व्यक्ति इतिहास विधि भी इसे कहा जाता है, टाइटमैन के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं बता देती हूँ आपको, समाजमिति मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरेनो जी के द्वारा दी गई है, डीएल मोरेनो जी के द्वारा। ठीक है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात कर लेते हैं। टैट दी है मॉर्गन और मुरे ने, या मुरे ने भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कैट जो है, कैट दिया है बेलेक ने, कैट दिया है बेलेक ने, टैट दी है मॉर्गन और मुरे ने। ठीक है, कैट में कितने कार्ड होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, टैट में 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 आपके यूज में होते हैं, एक यूज में नहीं होता है। रोसाट इंग्लॉस टेस्ट में कितने होते हैं? 10, जो कि उन्होंने ही दिया है, रोसाट ने। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हो। हरमन रोसाट का पूरा नाम है। ठीक है, इसके बाद एक है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि जिसे हम वाक्य पूर्ति टेस्ट भी कहते हैं। ये पाइन और टेडलर के द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो गया है? केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और याद रखिएगा, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर भी दो तरीके की होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, इस तरीके के भी होते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल और दोज फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। दिस डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज गिवन बाय मुरे, जेबी वॉटसन, GW ऑलपोर्ट और स्किनर। मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? याद रखिएगा, ये ऑलपोर्ट जी के द्वारा दी गई है ये परिभाषा। ठीक है, साथ ही साथ अभी आपको मैंने बताया था मॉर्गन और मुरे, ये मुरे याद रखेंगे, मुरे से याद रखेंगे टैट। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जेबी वॉटसन व्यवहारवादी हैं, बहुत फेमस। स्किनर आपको पता ही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जिनके द्वारा दी गई है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या अन्य भी इसके बहुत सारे क्या हैं नाम हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन इज जनरली टेस्टेड बाई, यानी कि बच्चों में प्राय जो बुद्धि होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, यानी कि नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, यानी कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि अवाचिक व्यक्तिगत, या फिर वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉन वर्बल जो ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट होता है उससे बच्चों की जो इंटेलिजेंस ही होती है जनरली चेक की जाती है। नॉन वर्बल साथ में ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है बच्चों का, बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बालक नहीं कहा है, बालकों का कहा गया है, इसलिए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। बढ़ते हैं आगे, मतलब एक याद रखने की ट्रिक हो सकती है, मतलब बेसिकली वो उनके लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू। सिलेबस में सीसी और ये सारी चीज़ें डाली गई हैं, वहाँ से ये प्रश्न है। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, हिंदी में भी इसे समझ लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, या ग्रेड प्रदान करना। ठीक है, तो इतना तो आप सभी समझते हैं कि देखिए, कभी भी हम ग्रेड प्रदान करने के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही टीचर के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, विद्यार्थियों की समझ का पता लगा पाना और प्रगति पर गौर करना। तो अब देखिए, आप
इसलिए करते हैं टेस्ट, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चा कितनी प्रगति कर पाया है और उसको कहाँ पर को नीड है, आप डायग्नोस कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पे उपचार करेंगे आप, तो उसके अनुदेशन के हिसाब से आप क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या है, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेक्स रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, मतलब निम्न में से आपको चरण दिए गए हैं शोध के, और बताना है शोध के इस चरण में से कौन सा जो है किसी शोध को यानी कि किसी रिसर्च को क्रियात्मक अनुसंधान बदल देता है या बनाता है। उपकल्पनाओं का निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन यानी कि एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवेल्युएशन, सामान्यीकरण करना यानी कि जनरलाइजेशन करना, या फिर रिजिड रिसर्च डिजाइन करना यानी कि शोध आकल्प का अपरिवर्तन कठोर होना। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा एक्शन रिसर्च, किसी भी रिसर्च को कौन बनाएगा, एक्शन प्रोग्राम क्या हुए हैं और साथ ही साथ फाइनल इवेल्युएशन क्या हुआ है, यानी कि प्रोग्राम का क्रियान्वयन क्या हुआ है। आप खाली उपकल्पनाओं का निर्माण कहीं से भी पकड़ के नहीं बना सकते, आपके पास समस्या होनी चाहिए, उसमें क्रियात्मक रूप से कार्य करेंगे तब जाके वो कार्य बनेगा। सामान्यीकरण तो एक्शन रिसर्च में होता ही नहीं है, ये तो स्टेप में ही नहीं है, इसकी बहुत पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है कि सामान्य कौन सा इसमें से एक्शन रिसर्च में नहीं होता है, तो सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन जो है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आप लोगों को दो नाम याद होने चाहिए, एक तो कर्ट लेविन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे आपको याद होने चाहिए कौन, जिन्होंने एक्शन रिसर्च शब्द कॉइन किया है, यानी कि एम कोरे का नाम हमें इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी याद होना चाहिए एंडरसन जो है उन्होंने 7 स्टेप बताए हैं एक्शन रिसर्च के। ठीक है, वो 7 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप है समस्या का ज्ञान, दूसरा स्टेप है समस्या का चयन व प्रस्तावों पर विचार विमर्श। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है परिकल्पना का निर्माण, वो समस्या समाधान हेतु योजना का निर्माण। ठीक है, चौथा है तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियों का निर्माण, पांचवा है योजना का क्रियान्वयन व तथ्यों का संग्रहण, छठा है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, और सातवां है दूसरों को परिणाम की सूचना। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही हूँ। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट सूटेबल फॉर एक्शन रिसर्च, यानी कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव, और भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। ठीक है, तो ये जो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम एक्शन रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, हेड राइटिंग इंप्रूव करना 5th क्लास के स्टूडेंट की, वो भी हिंदी में, स्टडी ऑफ इफेक्ट यूजिंग रिटन प्रेज ऑन 7th ग्रेड स्टूडेंट बिहेवियर कंपेयर टू वर्बल प्रेज। ठीक है, या फिर ये आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। फिर है एफिकेसी ऑफ कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शन ओवर ट्रेडिशनल मेथड। तो देखिए ये जो है थर्ड वाला कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव, देखिए ये अनुदेश क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। उसमें क्या है, आप देख रहे हैं विद्यालय के अंदर विद्यालय मैनेजमेंट, विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, खासतौर पर टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो क्या कर सकते हैं किसी बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या विद्यालयी रूप से किसी प्रॉब्लम के लिए तत्काल समाधान जो होता है वो एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। राइट ऑफ होगा, ठीक है, नॉट राइट्स। मतलब पूछा ये है, देखिए बालकों का मुफ्त और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें निम्न में से किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग फैकल्टी देना टीचर्स को, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, यानी कि इंश्योर करना एडमिशन जो कि माइग्रेंट चिल्ड्रन है उनके लिए, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, यानी कि जो सालात्मक आपका जो पूरा वो होता है एकेडमिक का कैलेंडर उसको निर्धारित करना, या फिर 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। तो आप लोगों को पता है इसके अंतर्गत कितनी बातें हुई हैं, 14 वर्ष की शिक्षा के बारे में बात इसमें नहीं हुई है, बाकी सारी बातें तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत हुई है, लेकिन एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स इसके अंदर नहीं हुई है। इसने एजुकेशन को 6 to 14 ईयर्स बताया है, केवल आरटी के अंतर्गत बात की गई है एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स। अब इससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सब कवर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न, आरटीई को लागू करने वाला सबसे पहला देश जो था वो था नॉर्वे। ठीक है, और भारत आरटीई को लागू करने वाला 135वां देश है।
ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें आरटी जो है इसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूची है। आरटी में 38 आपकी क्या है, धारा है, 7 इसमें क्या है, चैप्टर हैं, और 1 क्या है, अनुसूची है। ये याद रखिएगा, ठीक है। और 1 अप्रैल 2010 को ये सभी जगह लागू हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। इसके अलावा बात करें तो 3 इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरटी में कब पास हुआ, आरटी राज्यसभा में पारित हुआ है कब, 20 जुलाई 2009 को। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ है। जबकि बात करूं अगर लोकसभा की, याद रखिएगा राज्यसभा में ऊपर लिख दे रही हूं 20 जुलाई है राज्यसभा, ठीक है। बात करें लोकसभा की, लोकसभा में हुआ है 4 अगस्त 2009 को। तीसरा है, बात करें अगर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए इसमें, तो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 26 अगस्त 2009 को। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनने की गुंजाइश, ठीक है। अगला प्रश्न कि जो आरटी आपका है, ये जो है इसका सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है और सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है। आरटी का सबसे बड़ा अध्याय है पहला, याद रखेंगे, सॉरी, आरटी का सबसे बड़ा अध्याय है चौथा चैप्टर सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा अध्याय है पहला। सबसे आप कह सकते हैं बड़ा जो है वो चौथा है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है, पहला अध्याय। पहला चैप्टर सबसे छोटा है, चौथा चैप्टर सबसे क्या है, इसमें बड़ा है, ठीक है। कुछ नए नए प्रश्न हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं थोड़ा आर्टिकल से रिलेटेड कि जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे लिए इसके अंतर्गत हो, मतलब धाराएं जो इसके अंतर्गत हमारी हैं, सॉरी, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा 21, जिसमें कि एसएमसी के बारे में बात की गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की गई है कि उसका गठन किस तरीके से होगा। याद रखिएगा एसएमसी में 3/4 भाग जो होता है एसएमसी का, यानी कि 75% जो होते हैं वो क्या होंगे, अभिभावक होंगे, ठीक है। याद रखिएगा 75% कह लो या फिर 3/4 भाग कह लो, ये होते हैं अभिभावक एसएमसी के अंतर्गत। और इनमें से भी 50% क्या होती हैं, एसएमसी के जो कुल सदस्य होते हैं उसमें से 50% क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अन्य धाराओं के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं इसमें से केवल उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 के बारे में बात की गई है, जो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं धारा 7 के अंतर्गत हमारी आती है, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर होगी क्यों। अब धारा 25 के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत पेपरों में अक्सर मैंने देखा है इस बीच में पूछी गई हैं। धारा 25, तो धारा 25 में क्या है, जरा सा ये भी देख लीजिए। धारा 25 में आपका प्यूपिल टीचर रेशियो बताया है। प्यूपिल टीचर यानी कि छात्र और टीचर का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, आपका छात्र और टीचर का अनुपात कितना होना चाहिए, ये निर्धारित करने के लिए धारा 25 के अंतर्गत इसके बारे में क्या कर रखी है, बात कर रखी है, ठीक है। कि मतलब 6 माह के अंतर्गत क्या करेगा, छात्र शिक्षक अनुपात टीचर क्या करे, मतलब जो भी है वो बनाएगा सही तरीके से, ठीक है। इसके बारे में इसके अंतर्गत बात की गई है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर होगी होंगी। धारा 28 के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी टीचर निजी ट्यूशन नहीं लेगा, ठीक है, टीचर निजी ट्यूशन नहीं लेगा, इसके लिए धारा 28 में बात की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, यानी कि जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है इनमें से कौन सा वो शो कर रहा है, ठीक है। दूसरे के अंतर्मन की इच्छाएं एवं मनसा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना, यानी कि डिटेक्टिंग अनदर्स अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड डिजायर्स, या फिर रीडिंग अनदर्स मूड, डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग सच सिमिलर इमोशंस एज सैडनेस एंड रिग्रेट, यूजिंग नॉलेज ऑफ अदर्स टू इन्फ्लुएंस देयर थॉट्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए इंट्रापर्सनल का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेट कर पाना अमंग सच सिमिलर इमोशंस एज सैडनेस एंड रिग्रेट, यानी कि मिलते जुलते संवेगों अथवा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आता है इंट्रापर्सनल में। देखिए इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरे को जान पाना, इंटर, ठीक है, और इंट्रा का मतलब है खुद को। तो देखिए आप ये सब में क्या है कि कुछ अलग अलग ही चीज़ें थी, दूसरे के अंतर्मन, दूसरे, तो ये तो इसके अंतर्गत आता नहीं है, इसलिए मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी में पछतावा में भेद कर पाना, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। जनरली फिलोसफर्स वगैरह जो होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, अपने अंदरमन की तरफ जाते हैं, वो ये होते हैं व्यक्तित्व वाले, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस समिति ने 6 से 14 वर्ष आयु के लिए मुफ्त शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सिफारिश की? कोठारी आयोग, सैडलर समिति, सार्जेंट समिति या हार्टोग समिति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग, जो कि 1964 से
1966 तक आया और हमारे देश का भविष्य कक्षा में निर्मित हो रहा है। ये भी कथन कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 टीचर्स कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर, मतलब जो 2009 में आरटी एक्ट आया है उसके अंतर्गत टीचर को आप कहाँ नहीं लगा सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, यानी कि जो आपको पता है डिसेनियल पॉपुलेशन सेंसस होती है या डिजास्टर रिलीफ ड्यूटीज़ होती हैं, आपदा राहत कार्य, या फिर ड्यूटीज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस, चुनाव संबंधी कार्य में, या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप टीचर को नहीं लगा सकते हैं, बाकी अन्य जगहों पे आप टीचर को लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 10, 12, 18 या फिर 22? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए एनसीएफ 2005 जो है इसका 22 भाषाओं में, 22 इंडियन लैंग्वेज आपको पता ही होगा, 22 भाषाओं में कहीं ना कहीं क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि 25 से 40% प्रश्न इस विषय पर होने चाहिए। किस तरीके के? वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, लंबे प्रकार का प्रश्न, लघु प्रकार का प्रश्न, या एक शब्द प्रकार का प्रश्न। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि 25 से 40% तक क्वेश्चन आप ऐसे रखिए जो क्या हो, लघु प्रकार के प्रश्न हो। ठीक है, याद रखेगा अगर बहुत लंबा क्वेश्चन होगा तो बच्चे को क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तक उबाऊ हो जाएगा, या वो मतलब लिखते लिखते थक जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ ही क्यों नहीं रखे हैं? अगर आप खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख रहे हैं, यानी कि आप क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चा आंसर दे रहा है, तो ये क्या है, क्लोज एंडेड के होते हैं क्वेश्चन, होते हैं बंद होते हैं, मतलब ये। ठीक है, और हमें क्या करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग देनी है बच्चों को, मतलब आप कह सकते हैं खुले अंत वाले प्रश्न आपको बच्चों को देने। जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका हर बच्चा अपने अपने मन से आंसर दे रहा है, ना कि आपने एक फिक्स क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, तो एक फिक्स क्वेश्चन हो गया तो उसका आंसर कुछ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं देखिए कुछ हटके, इसलिए यहाँ पे चूज किया गया है कि लघु प्रकार का प्रश्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देश में नवोदय विद्यालय खोलने की सिफारिश की? आई होप ये सभी को पता होगा। एनईपी 1986, एनसीएफ 2005, पीओ यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में जो आया, 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें संशोधन करते हुए, या फिर एनईपी 1968। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एनईपी 1986। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन या मतलब अब जो 1992 में जो आपकी ये जो एनईपी थी उसमें चेंजेस करके आए, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे चेंज किया गया। देखा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पे तो लगा दिया गया है, लेकिन थोड़ा ऊपर की एजुकेशन पे, अपर प्राइमरी में नहीं लगाया गया, वहाँ भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। और जो उसमें चीज़ें बताई थी कि टीचर इतने होने चाहिए या आप इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए, उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिला, बहुत सारे बदलाव उसके तहत किए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यह कथन आप सक्षम परिस्थितियाँ प्रदान करें, सीखना अपने आप हो जाएगा, किस दस्तावेज से संबंधित है? यानी कि आप क्या करें, ऐसी आप कह सकते हैं ऐसा चीज़, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट आप क्या करें, क्रिएट करें, और लर्निंग तो अपने आप हो ही जाएगी, स्वतः हो जाएगी। इस तरीके की बात किसके द्वारा कही गई है, ये इस प्रश्न पूछा है। एनसीएफ एससी 2000, एनसीएफ 2005, एनईपी 1986 या एनईपी 2020। ठीक है, तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आप ऐसी परिस्थितियां बच्चे को प्रदान करें कि बच्चा क्या करे, स्वतः ही सीखने लगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, यानी कि एक्शन रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक रिसर्च बिकॉज। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत पेपरों में देखने को मिला है, बहुत सारे स्टेट के पेपरों में देखने को मिला है। ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड बाय टीचर्स, एजुकेशनल मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। इट इज़ कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स हु हैव नो रिलेशनशिप विद स्कूल। इट इज़ बेस्ड अपॉन सैम्पल्स या फिर स्टैंडर्ड टूल्स। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान क्यों अलग है? देखिए चूँकि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये जो है आप लोगों को पता है इसका दायरा स्कूल तक ही है। इसका दायरा ये है कि टीचर्स, एजुकेशनल मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इसको करते हैं। ठीक है, ये कोई न्यायाधर्ष पे आधारित नहीं होता है कि कुछ सैंपल वगैरह नहीं लिया जाता है इसमें। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड टूल्स नहीं होता। देखिए स्टैंडर्ड टूल्स उसके लिए बनाए जाते हैं जो कि एक जिसका एक फिक्स पैटर्न हो, पता है कि ये होना है, उसका सॉल्यूशन ये है, और उसके लिए कुछ मानक निर्धारित कर दो। जैसे आपको पता है सीटेट का एग्जाम होना है, 90 इसमें क्वालिफाइड मार्क्स हैं, एक मानक निर्धारित कर दिया गया है कि जनरल के लिए 90 है, बाकी अलग अलग कैटेगराइज जो भी किया गया है फिक्स क्राइटेरिया है। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया उन्होंने। तो इस तरीके का ऐसा कुछ इसके अंतर्गत नहीं है, हर अलग सिचुएशन के लिए कुछ आउटपुट अलग हो सकता है। इसमें शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। तो अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों आप कह सकते हैं द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्कूल लेवल पे किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न हमारे पास है, इन द एक्शन रिसर्च, एक्शन यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। मतलब एक्शन रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं की जाती हैं, या फिर फॉर्मुलेट की जाती हैं क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड हैं, या फिर उन जो आप कह सकते हैं फॉर्मुलेट हो भी रही हैं वो रेशनली के फॉर्म में हो रही हैं, या फिर जो हाइपोथेसिस हैं जो फॉर्मुलेट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो क्रियात्मक उपकल्पनाएं हैं उनका निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च के अंदर जो हाइपोथेसिस होती हैं आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। मैंने इसीलिए आपको जो एंडरसन के स्टेप बताए थे, मैंने आपको बताया था समस्या का पहचान। अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या सॉल्यूशन देंगे? ठीक है, इसलिए एक्शन रिसर्च के अंदर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए। और हमने एक चीज़ पूछी थी आपसे कि मैथ्स और साइंस में आप लोग चाहते हैं, तो बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप 1000 और 2000 बच्चे भी रिस्पॉन्स देते तो हम कॉन्टेंट तो बना लेते। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइएगा कि किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं। देखिए, अगर 1000 से ऊपर किसी सब्जेक्ट में हो जाएंगे तो उसमें फिर हम सोचेंगे। ठीक है, मतलब लाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, बेहतर से बेहतरीन। ठीक है, धन्यवाद।